बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शारू टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा जमशेद। शारू टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा कोशिश करता है कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने में आपके लिए हेल्पफुल हों। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके करियर के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से, आपकी नॉलेज के हवाले से प्रोग्राम्स लेके आएँ और ये इंटरव्यू सीरीज़ का आगाज़ भी इसीलिए किया गया है ताकि आपके जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो रेलेवेंट गेस्ट्स के साथ सॉल्व की जाएँ। आज हमने बात करनी है एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके हवाले से सब लोग बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है? आज हमने बात करनी है फ्रीलांसिंग के हवाले से। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग के साथ आप किस तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ वी आर हैविंग अ वेरी रेलेवेंट गेस्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं साइमा अशरफ साहिबा। आप सीईओ हैं द एबल प्लस रिसर्च सेंटर की। यू आर अमंग द टॉप 100 freelancers of Pakistan, among the top rated writers of the world. I'm so grateful that you are here with us today. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Thank you so much, Asma. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। तो आपने बहुत कुछ किया लाइफ में। अगर हम सिर्फ डिग्रीज़ के हवाले से बात करें, दैट इज़ ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ ऑफ सीएसएस, दैट इज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आज का जितना हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग के हवाले से, उस पे हम आएंगे, उससे हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आई वांट टू नो कि इतना सारा कुछ आपने किया अपनी लाइफ में। अभी आप सीईओ हैं एक रिसर्च सेंटर की। तो हाउ वुड यू स्टार्ट डूइंग इट? ये सब काम आपने शुरू किस तरह से किया? कौन सा जो फ्रीलांसिंग था या मैम ये सारी चीज़ें जिसमें आपने एजुकेशन के हवाले से भी, और व्हाट वाज योर मेन एम टू डू इन योर लाइफ? राइट। वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड। असमा ऐसा है कि जब मैं 28 साल की थी तो मुझे पोलियो हो गया था। राइट। और अगले 5-6 साल का जो फेज था वो बिल्कुल बेड पे लेटे हुए गुजरा, डूइंग नथिंग, एब्सोल्युटली डूइंग नथिंग। और वो फेज एक डार्क फेज तो अपनी जगह पे था डेफिनेटली, एकदम से चेंज आ गया आपकी लाइफ में। लेकिन वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फेज था जिसने मेरी जिंदगी के हैंडल को, स्टीयरिंग को घुमा के उस रोड पे डाला जिस पे मैं आज हूँ। राइट। जब आप एक गांव में होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपको। एज 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 अ गर्ल चाइल्ड जब डिसेबिलिटीज हो जाती हैं तो गांव में उस डिसेबिलिटी की इम्प्लीकेशंस, उसके जो मानी है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, आपकी पूरी लाइफ एक्लिप्स हो जाती है या हो सकती है उन सारी एक्विंग वॉइसेस की वजह से। तो मेरे लिए भी वो उतना ही चैलेंजिंग था जितना कि किसी भी गर्ल चाइल्ड के लिए हो सकता है कि वो डिसेबल्ड हो जाए, अचानक बैठे हुए बैठाए बुखार हो और उसके बाद पता चले कि वो पता नहीं आइंदा अपनी लाइफ में चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करना। स्कूल्स एक्सेसिबल नहीं थे, आज भी नहीं हुए बाय द वे। उस वक्त तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, उस वक्त स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं था कि ये जो इदारे थे ये बहुत कम नंबर में थे उस वक्त। और उन दिनों मैं अपने जैसे नॉर्मल हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हुआ करते थे, मैं उनमें ही पढ़ा। स्कूल्स एक्सेसिबल नहीं होते थे। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि मुझे चोट ना लग जाए, मैं स्टेयर से कैसे चढ़ूंगी, मैं किस तरह से एक क्लास से दूसरी क्लास तक पहुंचूंगी। ये सारे चैलेंजेस करते करते मेरा मैट्रिक हुआ और उसके बाद फिर कॉलेज में जाके थोड़े हालात बेहतर हुए। और यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि थोड़ी-सी आपकी आवाज़ में पावर भी ज़्यादा आ जाती है, वहाँ लोग आपको सुन भी सकते हैं। प्रिंसिपल तक अगर आप अप्रोच कर लें और वो लॉजिक के साथ एक बात हो तो उसमें वेटेज इतनी होती है कि आप अपनी बात को मनवा सकें। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँच के ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई मेरे एंड से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरे हवाले से थोड़ा एक्सेसिबल किया जाने लगा। तो ऐसे करते-करते मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया और जब लिटरेचर मैंने मास्टर्स कर लिया तो वो जिस तरह उन दिनों जुनून था और शायद आज भी वही जुनून बाकी है हमारे यंग जो जनरेशन है उसमें कि सीएसएस एक बड़ी ल्यूक्रेटिव और ग्लैमरस जॉब है, बड़ी फैंसी जॉब है, इसमें ये होता है। हालाँकि ये सारे प्याज़ के छिलकों की तरह एक खाली-खोली दास्तान है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। ये अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई वो एक गुलामी की शक्ल है जिसको हमने एक रैपिंग पेपर में लपेट रखा है। इस वक़्त मुझे ये चीज़ समझ आई है। उस वक़्त मैं भी इसी फैंसी वर्ल्ड में रह रही थी कि जी सीएसएस मुझे करना है। मुझे रोका गया कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने उसको कर लिया। जब मैंने सीएसएस कर लिया तो उसके सारे स्टेजेस क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट आता है जिसमें आपका वेट लिया जाता है, आपकी हाइट मेजर होती है और दूसरे जो भी उनके गिवन पैरामीटर्स होते हैं उनके अंदर ला के आपको फिट और नॉट फिट के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। तो मेरे हिस्से में जो सर्टिफिकेट आया उसमें रिजेक्शन लिखा हुआ था, जस्ट बेस्ड ऑन लेस वेट एंड लेस हाइट। उस रिजेक्शन को मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट तक मेरी बात गई और मेरे मुकाबिल इदारे खड़े थे और मैं एक इंडिविजुअल जो साउथ और लोअर पंजाब के एक बॉर्डरिंग गाँव से और अकेली खड़ी हुई, बाकी मेरे सामने जो है वो इदारे हैं। तो अमूमन ऐसी सिचुएशंस में जो डिसीजन होता है वो फ़र्द के इंडिविजुअल के हक़ में नहीं होता, तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैं वो केस फाइनली हार गई, लेकिन उस वॉइस को उस वक़्त रेज़ करने का एक इम्पैक्ट ये हुआ कि हर साल सीएसएस में वो कोटा इनेक्ट और इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया जो उससे पहले डिसेबल के लिए नहीं था, राइट? अच्छा, अब वो मैंने कर लिया, मैं रिजेक्ट भी हो गई। मेरा जब केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गया तो उसके बाद 1 महीने के बाद वही कोटा जो था उन दिनों जनरल मुशर्रफ की रजीम थी, उन्होंने उसको इनेक्ट कर दिया। मुझसे दोबारा कहा गया, इवन जज साहब ने मुझसे कहा कि अब दोबारा करके आओ, अब तो आपके हक में सिस्टम हो गया है। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि नहीं, अब मुझे नहीं करना, मुझे इसको क्वालिफाई करना था, उस सीट तक पहुंचना मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये आपसे नहीं होगा, आपके लिए तो पॉसिबल चीज़ ही नहीं है, इसको तो अच्छे भले जो सेहतमंद लोग हैं भागते दौड़ते वो नहीं कर सकते, तो आप कैसे कर पाएंगी। मैंने जो कि वो एक चीज़ क्रॉस कर ली है और मैंने अंदर जाके वो जो सीएसपीज़ की इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है, वो जो सीएसपीज़ की मुजस्सम शक्ल है, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो देख ली है। अब मुझे सीएसपी नहीं बनना, अब मुझे एक अच्छा इंसान बनने की तरफ जाना है, सीएसपी भी नहीं बिल्कुल भी बनना। तो बहरहाल उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मैं आगे क्या करूँगी। तो फिर मैंने यहाँ यूएमटी से लाहौर से एमबीए किया मैनेजमेंट में। अब जब मैंने एमबीए कर लिया उसके बाद फिर मैंने जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेंड है कि जॉब 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 और जॉब ही आपकी एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है, मैंने वो अप्लाई करना शुरू किया। तो मुझे कॉल्स तो आती थी, लेकिन साथ में ये कहा जाता था कि आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, हमारी ये जो जॉब है ये फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट की है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा नहीं, हम अकोमोडेट नहीं कर सकते, हमें तो फ्रेश चाहिए जिसको हम 15-20 हज़ार उन दिनों होता था वो हम दें, उसके पास एक बाइक हो, मोस्ट लाइकली वो एक लड़के की तलाश में होते थे जिसके पास अपनी बाइक भी हो, उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। फीमेल्स को हायर करने की सूरत में उनकी पिक एंड ड्रॉप पे मेरा एक स्पेशल स्टेटस भी है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकती, मुझे एक अलग से टैक्सी या वॉटेवर वो चाहिए, तो वो मुझे सीधा-सीधा ना कर देते। 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, तो 3-4 मुझे लो कॉल्स आई जब, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ये इतना सारा करने के बाद मैं कंपनीज़ का मुँह क्यों देख रही हूँ एक ऐसी जॉब के लिए जिसको मुझे किसी के लिए करके आना है। और मेरे अंदर का जो बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक किस्म का है। मैं एक जगह पत्थर की हो के नहीं रह सकती, जिस तरह के अमूमन लोग जॉब पे जाके हो जाया करते हैं, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ कोर्सेज़ किए ऑनलाइन, वेबसाइट मेकिंग के, वर्डप्रेस हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन हो गया। अ, उन कोर्सेज़ को करने के बाद फिर मैंने एक छोटा-सा सिटिंग एट होम मैंने अपना काम शुरू किया। जो उन दिनों अपवर्क.com एक प्लेटफ़ॉर्म था, वहाँ से हमने शुरू किया। एसईओ का भी मैंने काम साथ ही स्टार्ट किया। बाय द वे मैं राइटर भी हूँ, कुदरतुल्लाह शहाब की फैमिली से हूँ, ही वाज़ मामू ऑफ माय मदर, तो राइटिंग हमारी सारी फैमिली के जीन्स में है। हम लिखते तो पहले ही थे, राइटर मैं पहले ही थी। एमबीए करने के बाद उस क्लास के अंदर बिज़नेस राइटिंग ऐड हो गई, तो मैंने बिज़नेस राइटिंग की, कॉर्पोरेट राइटिंग की सर्विसेज़ अपवर्क पे देना शुरू कर दी। क्रिएटिव मैं पहले से थी, तो पहला जो मेरा अपवर्क के ऊपर काम था दैट वाज़ ओनली फॉर $3 पर आवर। आज मैं किसी को भी बताती हूँ तो वो मानता नहीं है, बड़ी हँसी की बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जब ट्रैवल शुरू करना होता है तो वो बहुत छोटे स्टेप से आप करते हैं और हर सफ़र के साथ ऐसा ही होता है। तो मैंने भी $3 पर आवर से वो काम शुरू किया था ईयर्स बैक, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया के जो टॉप रेटेड राइटर्स हैं
उनमें से एक हूँ। आज मेरा वो प्रोफाइल नहीं है जो मैंने शुरू के दिनों में अडॉप्ट किया था कि क्रिएटिव राइटर, एक कॉपी राइटर, ब्लॉग राइटर, इस तरह से जो राइटिंग की हल्की-फुल्की निशेज़ हैं वहाँ से। आज मैं उन एक्सपर्टीज़ और स्किल सेट्स के साथ हूँ जो सबसे ज़्यादा पेड हैं इंटरनेशनली। आई मीन ग्रांट राइटिंग है, प्रपोज़ल राइटिंग है, उसके अंदर पिच डेक राइटिंग है जो हाईली टेक्निकल होती है और कंपनीज़ वाले कंपनीज़ चला सकते हैं, उनको आता है चलाना। लेकिन ये वाली जो राइटिंग होती है, ये चूँकि बहुत ज़्यादा टेक्निकली एक टफ चीज़ होती है, तो इसमें वो अमूमन ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो मैं उनको जिस रेट पे आज काम करके दे रही हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स। तो पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, 100 जो टॉप के फ्रीलांसर्स थे, उनके अंदर गवर्नमेंट ने मेरा नाम जो था वो सिलेक्ट किया और इनकी जो PSEB की बुक पब्लिश हुई है करंटली, उनमें मेरा नाम भी शामिल बिल्कुल। और दिस वाज़ द स्टोरी जो मैं जानना चाह रही थी, मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो यही वजह थी कि मैं चाह रही थी कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो भी ये सारी बातें सुनें और इससे मोटिवेट हों कि आप लाइफ़ में कुछ भी कर सकते हैं। कोई सेटबैक, कोई चीज़ आपको नहीं रोकनी चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो दिस वाज़ एन अमेज़िंग स्टोरी जो मैं चाह रही थी कि हम फ्रीलांसिंग में बात करने से पहले इसके ऊपर बात करें। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग ऑल दिस। और यही वो इम्पैक्ट है जो शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ भी चाहता है कि हम क्रिएट करें और वो पॉज़िटिवली क्रिएट हो लोगों के ऊपर और वो इसी तरह से बेहतरीन होते चले जाएँ। सो कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक मैम, फ्रीलांसिंग के बारे में आज हमने बात करनी है, अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बात करनी है, पाकिस्तान में किस-किस तरह से हैं। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो सबसे पहला सवाल फ्रीलांसिंग का नाम सुनते ही सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसिंग में करना क्या है आपने? सो मैं चाहूँगी कि आप स्टार्ट इसी सवाल को एड्रेस करते हुए करें कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग और मेनली इसमें क्या जॉब्स आ जाती हैं या क्या तरीकाकार होता है फ्रीलांसिंग का? जी, फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आप अपनी जगह से मूव किए बगैर कोई भी ऐसा काम जिसको करके आप ऑनलाइन सेंड कर सकें, भले वो ईमेल है, भले वो फेसबुक का मैसेंजर है, भले वो व्हाट्सएप है, जो चीज़ भी इनटैंजिबली आप सेंड कर सकते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में, उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ आपको परचेज़ करने के लिए घर से नहीं निकलना पड़ता। आप किसी एक जगह पे बैठे हैं, वहाँ इंटरनेट अच्छा है, आपके पास एक लैपटॉप है जो जिसकी फंक्शनिंग प्रॉपर है और आपको प्रॉपर नॉलेज है उस चीज़ का जो आप करने जा रहे हैं, तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर हो सकते हैं। और रही ये बात कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या-क्या हैं, आप क्या-क्या कर सकते हैं, हज़ारों तरीके हैं उन स्किल सेट्स के साथ जिनको इस्तेमाल करके सीख के आप एक अच्छे फ्रीलांसर हो सकते हैं। मैं चूँकि राइटर थी, मुझे बहुत थोड़ा टाइम लगा अपने आप को ट्रेन करके स्ट्रीमलाइन करने में। आप ज़रूरी नहीं है आप राइटर हो, आप प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं, आप डेवलपिंग में जा सकते हैं, आप राइटिंग के आगे बहुत सारी और ऐसी निशेज़ हैं जो अभी मैंने भी टच नहीं की। मैं स्क्रीन राइटर भी हूँ। लेकिन अभी तक उसको मैंने अपवर्क पे शो नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम मैनेज करना बहुत मसला हो जाता है मेरे लिए, तो इसलिए फिर मैं ऐसी किसी भी चीज़ में नहीं जाती जिसके क्लाइंट आना शुरू हो जाए और फिर मैं उनको नो करना शुरू हो जाऊँ। ठीक है, आप स्क्रीन राइटिंग को ले लें, स्क्रीन राइटिंग में आपका हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, लॉलीवुड है, इतने सारे आपके पास काम आना शुरू हो जाएंगे। आप अगर प्रोग्रामिंग में हैं, प्रोग्रामिंग हर जगह इस्तेमाल होती है। आप डेवलपिंग में हैं, डेवलपिंग की इतनी सारी आगे से सब कैटेगरीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी काम के हवाले से। आप डेटा एंट्री में है, बहुत ही बेसिक लेवल है, उसके लिए कुछ भी आप जस्ट एक मैट्रिक पास है, आपको समझ आ रही है कि उस क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या हुआ है, आपको समझ आ रही है कि आपने करना क्या है, तो आप उस डेटा एंट्री को या सिंपल कुछ कॉपी पेस्ट के भी होते हैं, अगरचे वो अब थोड़े कम हो गए हैं वो वाले काम क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया फ्रीलांसिंग में। लेकिन पहले ये वाली जॉब्स भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पाई जाती थी अपवर्क के ऊपर। मैं चूँकि अपवर्कर हूँ तो इसलिए अपवर्क के ऊपर मेरी गिरफ्त ज़्यादा है। ग्रुप के ऊपर भी मेरा अकाउंट बना था, कुछ अर्से मैंने चलाया भी लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फ्रीलांस, ईलांस, ईलांस के बाद मैं एक्वायर हो गया था। तो मेरा जो फ़ेवरेट प्लेटफ़ॉर्म है वो अपवर्क है, जिसके ऊपर आपको पेमेंट का मसला नहीं आता, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा जाके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को फ़ेस नहीं करना पड़ता, बहुत ही ईज़ी टू डू यूज़र फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म है। आप जाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद अब आप अपनी
पर्टिकुलर टाइप जिसमें आप काम करने जा रहे हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, 2-4 दिन आप उसको अंडरस्टैंड करने में लगाते हैं और उसके बाद फिर आप अपना उसके अंदर सफ़र शुरू कर देते हैं, जो कि आई सजेस्ट के लोएस्ट रेट से शुरू होना चाहिए, ताकि आपका कंपटीशन लो रेट की वजह से आपको उसके अंदर बीट ना कर सके। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी स्किल जो आपको लगता है कि आपके अंदर अभी स्किल नहीं है, गट्स मौजूद हैं, आप उनको पॉलिश करके, आप उनको सीख के फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ सकते हैं। और मेरी तरह, जिस तरह मैंने बताया कि लोएस्ट रेट से मैंने शुरू किया, आप भी लोएस्ट रेट से शुरू होकर हाईएस्ट रेंज तक जा सकते बिल्कुल फ्रीलांसिंग एज़ करियर की बात करनी है मैंने आगे जाके, लेकिन अभी आपने स्किल्स के हवाले से कुछ बात की कि जिस डोमेन में आप जाना चाहते हैं उसकी स्किल्स होनी चाहिए। तो डोमेन्स तो बहुत सारी हैं फ्रीलांसिंग हैं। की, वो हुँ, कोई भी जॉब हो उसके अंदर आपको डिफरेंट डोमेन्स मिलती हैं जिसकी आपको स्किल्स आनी चाहिए, जिसमें आपने जाना है। बट एवरी जॉब हैज़ सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स, तो वो क्या है फ्रीलांसिंग के हवाले से? बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक स्किल्स क्या हैं इफ समवन वांट्स टू डू फ्रीलांसिंग? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने आप को जानना है कि आपके अंदर स्किल है कौन-सी। अब मुझे आप कहें कि मैं कोडिंग करना शुरू कर दूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है? मैं नहीं कर सकती। मैं उसके अंदर जाके रिस्क ले लूँ, अपना प्रोफ़ाइल बना लूँ, मैं अप्लाई भी करना शुरू कर दूँ, मुझे क्लाइंट का आंसर भी आ जाए, तो 1-2 हफ़्ते के बाद मेरा अकाउंट जो है वो फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा। क्लाइंट का फीडबैक जो है वो नेगेटिव आएगा और उसका इम्पैक्ट मेरे ओवरऑल प्रोफ़ाइल के ऊपर पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे पहले ये ढूँढना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर स्किल्स क्या हैं, गट्स क्या हैं, मेरे अंदर टैलेंट्स क्या हैं। और ज़रूरी नहीं कि मैं इस वक़्त जब स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं एक्सपर्ट लेवल पे हूँ। आप पहले जाके ब्राउज़ कर लें किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, आप गुरु पे हैं, आप फ्रीलांस पे हैं, आप अपवर्क पे हैं। सबसे पहले जाके आप कैटेगरीज़ को ब्राउज़ करें। इंसान को खुद अपना पता होता है कि उसके अंदर क्या-क्या सीखने की, ज़्यादा सीखने की एबिलिटी मौजूद है। ठीक है? सबसे पहले आपने वो डिसाइड किया कि आप क्या कर सकते हैं। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया, आपको समझ आ गई कि आप क्या करने के कैपेबल हैं वहाँ पर, उसके बाद फिर उस स्किल को आपने किसी भी वाया सीखना शुरू कर दिया, ताकि पूरी दुनिया आपके कंपटीशन में है, कोई भी क्लाइंट आपको हायर करेगा तो क्यों करेगा, ठीक है? अब क्लाइंट कहीं बैठा हुआ है, आपके और क्लाइंट के बीच सिर्फ लफ्ज़ों का ताल्लुक है। आपने एक कवर लेटर भेजा कि मैं ये हूँ, मैंने इससे पहले ये किया। अब क्लाइंट को वो कवर लेटर की सूरत आपका मैसेज कन्वे हो रहा है, वो आपके सामने ही है, उसको आपकी हिस्ट्री नहीं पता, वो आपको पर्सनली नहीं जानता, ठीक है? अब आपके वो जो लफ्ज़ भेजे हुए हैं, एक तो वो बेस्ड ऑन रियलिटी हो, फैंसी। अब मैं आपको अपना कवर लेटर उठा के दे दूँ राइटिंग का, आप राइटिंग के प्लेटफ़ॉर्म को बना के उसमें उस कवर लेटर को भेज दें, उस कवर लेटर की बेसिस पे आपको जॉब मिल जाए, तो वो मे बी वैसी सक्सेसफुल ना हो जिस तरह से वो ओरिजिनल बंदे की हो सकती है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने आप को कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करना है, और कॉम्पिटिशन में पूरी दुनिया है आपके सामने। ये इतना आसान नहीं है जितना हम बैठे समझ लेते हैं और कह लेते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया से जब हम कम्पीट करते हैं, हमें पता है हम ग्रांट रेटिंग में हैं, पूरी दुनिया हमारे मुकाबले में होती है। 1900 एप्लीकेशंस होती हैं एक ग्रांट के ऊपर, ठीक है? चाहे आप इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके साथ काम कर रहे हो, चाहे आप अपवर्क के ऊपर जाके एज़ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, इतना कॉम्पिटिशन टाइट होता है। और जितनी वर्क का लेवल नीचे आता जाता है, उतना कॉम्पिटिशन का लेवल ज़्यादा होता जाता है। ठीक है? आप सिर्फ़ कॉपीराइटिंग में अ, अगर अपना प्रोफ़ाइल बनाते हैं, तो आपको पहले 10 मिनट के अंदर-अंदर, जैसे ही क्लाइंट ने एक जॉब को वहाँ पे लगाया, तो 10 मिनट के अंदर-अंदर आपको 50 से 100 वहाँ पे एप्लीकेशंस की वो न्यूज़ देना शुरू कर देगा कि इतने लोग आपसे पहले इसमें अप्लाई कर चुके हैं। इसका मतलब है कि सिंपल एक कॉपीराइटिंग है, आपने कहीं से उसको देखना, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना और रिप्रोड्यूस कर देना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके अंदर 100 बंदा आपसे पहले आ चुका है। अब क्लाइंट क्या करेगा वहाँ पे, पहले तो 8-10 को उठाएगा, उन 8-10 के बीच में से ही उसको कोई मोस्ट रेलिवेंट या मोस्ट जो कंसर्न बंदा है, एक्सपर्ट उसको जो लग रहा है, वो उनमें से हायर कर लेगा। बाकी सारे 90 प्लस जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। और ये हर उस जॉब में होता है जिसका स्किल लेवल जो है वो थोड़ा कम होता है। तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉपी राइटिंग में आए हैं,
बेसिक लेवल था आपका, आपने अपने प्रोफाइल को एनरिच करते जाना है। कॉपी राइटिंग है, सिर्फ कॉपी राइटिंग नहीं चलेगा, अगर उसके साथ आपको बैक एंड कोडिंग भी आ जाती है, अगर आप HTML भी कर लेते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग की भी आपको नो हाउ है, तो आप अपने प्रोफाइल में उसको ये एज भी दे सकते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट का कंटेंट तो लिखूंगा ही, मैं साथ ये भी करके दे सकता हूँ। तो क्लाइंट उस वक्त ऑप्टिमाइज करेगा अपने डिसीजन को, कि बजाय इसके कि मैं एक कॉपी राइटिंग वाला बंदा हायर करूँ, एक मैं प्रोग्रामिंग वाला पकड़ूँ, एक साथ में मैं डेवलपर पकड़ूँ, तो ये जो मल्टीपल किस्म का एक ही सेट मुझे नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा दे के एक ही बंदे को हायर कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपने अपने प्रोफाइल को रेलिवेंट चीजों के साथ, हॉरिजॉन्टल में नहीं जाए, हॉरिजॉन्टल में जाने से आप खप भी ज़्यादा जाएंगे और रिजल्ट भी वैसा नहीं निकलेगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपने अपनी ही नीश के अंदर रह के अपने प्रोफाइल को एनरिच करते जाना है, बढ़ाते जाना है। और आजकल लर्निंग जितनी आसान हो गई है, आज से पहले नहीं थी। दुनिया तो पहले कर रही थी ऑनलाइन काम, मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ, दुनिया भी कर रही है, लेकिन कोविड का खास तौर पर शुक्रिया कि उसने पाकिस्तानियों को फ्रीलांसिंग में लगा दिया। तो पिछले को 1.5-2 सालों से पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड आया। अभी बड़ी अच्छी बात है कि सारी दुनिया जिधर को जा रही है, हमारी कौम काफ़ी पीछे थी उससे। तो ये आपने करना कि अपने आप को कंपटीशन के लिए क्वालिफाई भी करना है और इक्विप भी करना है। जो जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको सीखना शुरू कर दें। बैक एंड पे जाके अगर क्लाइंट को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम देना शुरू कर देंगे, तो वो मोस्ट डिमांडिंग है। तो इस तरह से जो आप मुस्तकिल सीखते हैं। मैं जॉब के हक में इसलिए नहीं हूँ कि जॉब एक स्टिल एक स्टैगनेंट किस्म की चीज़ है। सुबह जाना है, जॉब डिस्क्रिप्शन सेम है, 9 to 5 बैठे हैं, एक ही काम है, आप करके वापस आ गए। जो जो फ्रीलांसिंग है उसमें हर काम पहले किए हुए काम से अलग होता है, उसके चैलेंजेस अलग होते हैं। आप उसको पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक पूरी की पूरी डोमेन आपके यहाँ पे ऐड हो जाती है। आप आपके लिए ये बात यकीन करना शायद सबसे क्या कहते हैं एस्टोनिशिंग होगा कि मेरा सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्रोफाइल है अपवर्क के ऊपर, वो टायर्स और रिम्स एक्सपर्ट का है। टायर्स और रिम्स कभी भी मेरे प्रोफाइल का हिस्सा नहीं रहे, ना मैं कभी किसी दौर में मैकेनिक रही हूँ, लेकिन मैंने इस एरिया में काम करना शुरू किया, क्लाइंट को काम पसंद आया और आज मैं उसके साथ 6 सालों से काम कर रही हूँ उस क्लाइंट के साथ। सबसे ज़्यादा जो मेजर मेरा प्रोफाइल है वो टायर्स और रिम्स कैटेगरी में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जब एक स्किल आ जाती है तो उसको आपने फिर सेपरेट करते चले जाना है, अपने आप को एनरिच करना है। बिल्कुल। और ये एग्ज़ाम्पल भी आपने दी इसमें, और वो पर्सनल एग्ज़ाम्पल दी कि किस तरह आप मुख्तलिफ़ डोमेन्स में काम कर सकते हैं फ्रीलांसिंग की। लेकिन करियर के हवाले से बात कर लेते हैं कि एज़ फुल जब आप गूगल करते हैं फ्रीलांसिंग हो, तो द गूगल सेज कि कंपनीज एक पार्ट टाइम जॉब के लिए बंदा हायर फॉर एनी वर्क, दैट इज फ्रीलांसिंग। तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि क्या फ्रीलांसिंग एक फुल टाइम कैरियर के तौर पे हम ऑप्ट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जब आप काम करने बैठते हैं ना, तो उसमें फुल टाइम या पार्ट टाइम मैटर नहीं करता, काम काम होता है, ठीक है? अब आप जितना कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी काम को करेंगे, उतने ही उसके रिजल्ट्स अच्छे आएँगे। आप जॉब कर रही हैं शारू टेक्नोलॉजीज़ में, ऐसे ही ना, अस्मा? यस मैम, आई आप एम जॉब वर्किंग एज आप जी। आप जी। जॉब कर रही हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप अपनी जॉब पे हफ्ते में 2 दिन जाएं, 2 दिन छुट्टी कर लें, चौथे दिन क्या बनेगा? वही ऑफ फ्रीलांसिंग कोर्स के आप। साथ होता है। एग्जैक्ट। जी जी। ठीक है। अब होता क्या है कि हम बड़े जोश के साथ, किसी ने मेरी इस इंटरव्यू को सुना, उसने जाके जज्बाती होके अपवर्क पे अपना एक अकाउंट बनाया, उसने अप्लाई भी करना शुरू कर दिया, उसने फिर से मेरे इसको इंटरव्यू को आके सुना, मजीद उसको गाइडलाइन मिल गई, उसने अपना प्रोफाइल बनाया। अब 2-4 दिन जज्बाती होके उसने काम तो कर लिया, ठीक है। अब कोई हफ्ता 10 दिन अगर उसको रिप्लाई नहीं आया, उसके काम में कंसिस्टेंसी का जो लेवल था वो कम होना शुरू हो गया। जब कंसिस्टेंसी नहीं रहती
तो पूरी दुनिया के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। क्लाइंट जो फॉर एग्जांपल दुनिया के 7 समंदर पार बैठा हुआ है, वो आपके इंतज़ार में नहीं है। आपको अपनी जगह बनानी है, वो आपको अपनी जगह बनाने के लिए आपका वेट नहीं कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे जो आप कह रही हैं कि इसको एज़ करियर लिया जा सकता है या नहीं जा सकता, इसको तभी लिया जा सकता है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ इस चीज़ को आप ट्राई करते रहें। 1 दफ़ा नो आएगा, 2 दफ़ा नो आएगा, मैं 60 पे अप्लाई करती हूँ, मुझे 2-4 एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सारे नो कर देते हैं। ठीक है? तो आप जब तक नो नहीं आएगा तब तक आपको यस भी नहीं मिलेगा। और आई बेट के एक क्लाइंट के साथ जब आपकी सिमेट्री बन जाती है, ठीक है, उसके साथ आपका एक मेंटल अलाइनमेंट हो जाता है, तो वो क्लाइंट आपको 6-6 साल, 10-10 साल तक लेके चल सकता है। साथ में मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। इस क्लाइंट के साथ मैंने $100 का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो आज तक चल रहा है। 6 साढ़े 6 साल हो गए मुझे उसके साथ काम करते हुए। ठीक है? तो ये कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी का सफ़र है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना उसको टाइम दे सकते हैं, कितना सीरियसली ले सकते हैं। अगर आपने खुद ही 15 दिन के बाद आके खोला, क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, आपने उसको टाइमली रिप्लाई नहीं किया, तो फिर क्लाइंट कुछ नहीं कर सकता। उसने तो हायर करना था, उसने हायर कर लिया, आप बीच में से मिस हो गए। तो जो लोग ये एतराज़ करते हैं ना, जॉब में आपको पता होता है कि जी इतनी पक्की सैलरी आनी है, हर महीने इतनी आनी ही आनी है, ठीक है? उन्होंने फ्रीलांसिंग को सही तरह से करके नहीं देखा, इसलिए वो एतराज़ करते बिल्कुल। और मेरा जो नेक्स्ट पार्ट था वो इसी हवाले से था कि एक बहुत लोगों को रिस्क फ़ील होता है कोई भी फ्रीलांसिंग या बिज़नेस करते हुए। वो यही होता है कि प्रॉपर आपको नहीं पता होता जॉब का या किसी बिज़नेस का कि आपने किस तरह से उसको लेके चलना है और क्या करना है। सो जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान में कोविड के बाद लोगों ने सीरियस लिया फ्रीलांसिंग को, हैं। पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन चीज़ें शुरू हुई तो लोगों ने इसको सीरियस लिया। तो राइट। आई वांट टू आस्क कि कोई कोर्सेज़ अवेलेबल हैं इस वक़्त पाकिस्तान में जिससे सीख के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं? जी देखिए, आपके अंदर मैंने पहले भी बात की कि आप पहले आप खुद को डिग आउट कीजिए कि आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, जो आपका नेचुरल टिल्ट है वो क्या है, आप क्या सीख सकते हैं, क्या जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है? और मैंने कहा कि मुझे कोडिंग नहीं आती है तो मुझे तो 4 साल लग जाएँगे। सही है? राइटिंग की कोई भी फ़ील्ड होगी तो मुझे शायद कुछ चंद घंटे लगेंगे और मैं उसको ठीक से कर पाऊँगी। तो आपने सबसे पहले अपने आप को ये देखना है कि आप क्या कर पाएँगे वहाँ पर। ठीक है? तो अगला आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी? आई वांट टू आस्क अबाउट द कोर्सेज़ क्योंकि हमने पेंडेमिक के वक़्त कोर्सेज़। देखा है ना। जी, जी, जी। जी। जी, देखिए कोर्सेज़ में आपके पास इतनी बड़ी चॉइस आ गई है, आप डिजी स्किल्स पे जाइए, आप कोर्सेरा पे जाइए, डिफरेंट क्या हज़ारों की तादाद में वहाँ पे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। आप हार्वर्ड की वेबसाइट पे जाइए, कुछ पेड आपको मिल जाएँगे, कुछ फ्री कोर्सेज़ भी उन्होंने रखे हुए हैं। तो जिस चीज़ में आपका इंक्लिनेशन है नेचुरल, उसको कोर्स को आप लीजिए, उसको अच्छे से करिए, इस तरह से कि आपने उसको आगे किसी को सिखाना है। ठीक है? तभी आप मास्टर हो पाएँगे, सिर्फ़ सीखना नहीं है। सिखाने के लिए जब आप करेंगे तो आपका लर्निंग लेवल थोड़ा और होगा। और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हर तरह की आपको यूट्यूब जो है वो सबसे बड़े उस्ताद जी बन चुके हैं आज के दौर के। आपको कुछ भी सीखना है, आप जाके वहाँ पे ट्यूटोरियल लीजिए, उसको सीखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए अपने जो आपके लाइक लोकल रिसोर्सेज़ हैं उनके साथ मिलके अपने घर के अंदर उसको इतना प्रैक्टिस करें कि आप उसके एक्सपर्ट हो जाएँ। ठीक है? उसके बाद आप जो है वहाँ पे जाके उसको एज़ प्रोफाइल लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह हम अभी पूरे इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके एडवांटेजेस हों और साथ डिसएडवांटेजेस ना हों। ये सवाल मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अ, कोई रिस्क लेते हुए या फ्रीलांसिंग करते हुए कोई गलतियाँ इस तरह की ना कर दी जाएँ जो कि बाद में डिसएडवांटेजेस में काउंट हो फ्रीलांसिंग के। हुँ। तो आपने इतने सालों से फ्रीलांसिंग करते हुए कोई डिसएडवांटेज देखा या कोई ऐसी गलती जो कि फ्रीलांसर्स फ्रीक्वेंटली करते हों और आप बताना चाहती हो हमारे व्यूअर्स को कि इसको अवॉइड किया जाए?
हाँ जी, देखिए एज़ फ्रीलांसर मेरा कई तरह का, कई रंग का एक्सपीरियंस है। कुछ क्लाइंट्स गुस्से में या कुछ अपने साइकोलॉजिकल अनरेस्ट के साथ होते हैं, वो बिला वजह भी गुस्सा निकाल देते हैं। लेकिन क्लाइंट, मैंने कहा ना कि वो 7 समंदर पार बैठा हो सकता है, उस तक आपके लफ्ज़ पहुँच रहे हैं, आप नहीं पहुँच रहे। ठीक है? अब हमारे यहाँ इन लोगों ने, फ्रीलांसर्स ने पिछले 3-4 सालों में बहुत सारी लाइक आप कह लीजिए कि डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आई, जिनकी वजह से हाईलाइट हो गया हमारा एरिया। हमें जॉब्स नहीं दी जाती थी, डॉट पी के देख के हमें डिप्राइव कर दिया जाता था उस जॉब से। बंगाली को, इंडियन को हायर कर दिया जाता था। ठीक है, ये यहाँ तक भी हुआ। आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट प्रोवाइड करें। आप परफेक्ट नहीं हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, हम भी करते हैं, सारे करते हैं। ठीक है? अब आपसे जहाँ मिस्टेक हो जाए आप उसको एक्सेप्ट करें, क्लाइंट की बात को तवज्जो से सुने कि वो मांग क्या है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी होने की हैसियत से, जब हम गोरों के साथ काम करते हैं। ऑस्ट्रेलियन जो है वो और तरह के लिखता है, न्यूजीलैंड वाला और तरह के लिखता है, हमें उसमें से एट टाइम्स डिराइव करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि क्लाइंट को खुद नहीं पता होता कि वो आपसे चाह क्या रहा है। ठीक है? हमें पहले उसकी रिक्वायरमेंट को पकड़ के सीधा करना पड़ता है कि भैया आप इस तरह या इस तरह, इन दोनों में से कौन-सी ऑप्शन हमसे चाह रहे हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक वेबसाइट बनवाने आ रहा है क्लाइंट आपसे। अब उसने उस वेबसाइट को विजुअलाइज़ किया हुआ, ठीक है? अब उस विजुअलाइज़ेशन को लफ्ज़ों के थ्रू आपको कन्वे कर रहा है कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, ऐसा उसका बैकग्राउंड हो, ऐसी उसके अंदर टैब्स हों, ऐसा ये और वो। अब आपने और तरह से समझा, उसने और तरह से कन्वे किया था, थोड़ी-सी डिस्क्रिपेंसी आ गई। जहाँ आपको लगे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है अंडरस्टैंडिंग में, आप उससे दोबारा मैसेज करके, मैसेज हर वक़्त फ्री है, उसके अंदर अब अपवर्क ने क्या किया है कि कॉल्स की, वीडियो कॉल्स की भी ऑप्शन दे दिया। ठीक है? आप कॉन्फिडेंट अगर फ़ील करते हैं, आप उससे कॉल पे या वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं, रिटर्न में भी आप उससे बार-बार पूछ लें, लेकिन कन्फर्म कर लें कि क्लाइंट को चाहिए क्या। हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स की सबसे बड़ी तादाद यहाँ मिस्टेक करती है कि उनको समझ नहीं आती क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है? पहला आपने समझ लिया, उसके बाद फिर आपने अपना बेस्ट पार्ट जो है वो प्ले करना है। जो उसने चाहा, आप कोशिश करें कि उससे कोई 10 रत्ती ऊपर जाके डिलीवर करें, उसको कोई एक आध एक्स्ट्रा चीज़ भी साथ में दे दें, ताकि एक गुडविल आपका जो है वो क्रिएट हो जाए। एक छोटी-सी टिप है। ठीक है? उससे गुडविल से क्या होता है कि वो आपको एक पॉज़िटिव फीडबैक दे देता है, हाँ, ये बंदा या बंदी बहुत अच्छी थी, इसके साथ मैंने काम किया और इसको मैं दोबारा भी हायर करना चाहूँगा। उसका जो वो पॉज़िटिव फीडबैक है ना, वो आपके अगले काम के लिए टॉर्च बन जाता है। जो भी नया क्लाइंट आएगा, आपने कवर लेटर भेजा, उसने आपका प्रोफाइल जाके चेक किया, उसने रिव्यूज़ देखे कि पिछले क्लाइंट ने इसके बारे में क्या कहा था। ठीक है? वो आपका पॉज़िटिव फीडबैक जब आ जाता है, तो अगला काम आपके लिए ऑटोमेटिकली लाइन में आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी लॉट को थोड़ा-सा, एक तो ऑनेस्ट हो जाइए। आपकी डिसऑनेस्टी एक बंदे को नुकसान नहीं पहुँचाती है, आपकी डिसऑनेस्टी या ऑनेस्टी पूरी लॉट को इम्पैक्ट करती है। आप अपने काम के साथ, अपने आप के साथ जब सिंसियर होते हैं, तो आप काम के साथ भी सिंसियर होते हैं और आप क्लाइंट के साथ भी सिंसियर होते हैं। ये मेरा एक सादा-सा फ़ॉर्मूला है कि मैंने अपनी तसल्ली करके पूरी तरह से अपने आप से ऑनेस्ट होके काम करना है, और मेरी सक्सेस का राज़ अब तक यही है। बिल्कुल मैम। और वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड, तो प्लीज़ अलाउ मी कि जो हमारे साथ कमेंट सेक्शंस में लोग हैं, उनके कमेंट्स को यहाँ फर्दर फर्दर मैं ऐड कर लूँ, ताकि हमारे जो श्योर, व्यूवर्स हैं उनकी भी बात यहाँ पर आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, श्योर। फ्रॉम द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज, वी वेलकम यू। हमारे थैंक यू। सीईओ सर हामिद सईद यहाँ मौजूद हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मिस समिया अशरफ, साइमा अशरफ, साइमन, वो कह रहे हैं। थैंक जी। थैंक यू सो मच। आयशा जमशेद हैं। प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। उस्मान हैदरी हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। नाइस सेशन गोइंग ऑन। थैंक यू फौजिया कादरी साहिबा। तो ये कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में भी, और जितने व्यूवर्स हैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया। सो टुवर्ड्स एंड, एनी मैसेज, एनी एडवाइस टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान? कोई भी फ्रीलांसिंग में आना चाहता है, या कोई भी काम जो उसका गोल है वो अचीव करना चाहता है, तो आपका मैसेज क्या होगा? जी, मेरे मैसेज के 2 पार्ट्स हैं।
एक मैसेज तो ये है कि हमारी ये जो आज की जनरेशन है, हम पुराने हो गए ना, आज की ये जो जनरेशन है ना, इसको जल्दी बड़ी है, भागे जाते हैं, फौरी फौरी नतीजा मांगते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन चाहते हैं। आज अप्लाई किया, कल प्रोफाइल डेवलप हुआ, परसों हाईएस्ट रैंक में आ गया और चौथ को आपने हाईएस्ट प्रोफाइल पे जाके अर्निंग शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता। कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट कभी नहीं होता। ये जो भी कहता है वो डबल शाई होता होगा। आम रूटीन में, प्रैक्टिकल लाइफ में शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता। वन, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब आप एक चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, उसके ऊपर आपने जो कंसिस्टेंसी है, जो मुस्तकिल मिजाजी है, उसको हाथ से नहीं जाने देना। वो बेसिकली ये पहली बात का ही कंटिन्यूम है। बहुत सारे लोग जज्बाती होकर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन फौरी नतीजा चूंकि नहीं आता, डिसहार्ट हो जाते हैं, फौरी तौर पे वो बदगुमान हो जाते हैं, उसके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। आप जॉब पे भी जब जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई हफ्ता 15 दिन तो ओरिएंटेशन में लग ही जाते हैं ना। ये काम कैसे करना है, बॉस का एटीट्यूड कैसा है, कौन सी चीज़ों की टाइमिंग क्या है, कौन से काम को किस तरह करना है। 15 दिन तो बड़े आराम से आपको जॉब पे भी लग जाते हैं। कम से कम उतना मार्जिन ज़रूर कीजिए। और चूंकि फ्रीलैंसिंग की दुनिया है, इसलिए अपने स्किल सेट को मुसलसल बढ़ाते जाए। आज जो स्किल सेट के साथ आप हैं, कोशिश करें कि 1 साल के बाद उसमें कम से कम 3 स्किल्स और ऐड हो चुकी हैं। हम जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हमारे पास जो सीरीज़ आती हैं, 5 साल पहले जिस जॉब को उसने छोड़ा था, जिस स्किल सेट के साथ उसने छोड़ा था, आज भी वो उसी स्किल सेट के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सालों से उसने ग्रो नहीं किया। जब आप ग्रो करना बंद कर देते हैं तो मार्केट को आपकी ज़रूरत नहीं रहती। तो मार्केट में इन होने के लिए मुसलसल आगे बढ़ना, ग्रो करना, एनरिच करना, ये मत भूलिएगा अपने प्रोफाइल। बहुत शुक्रिया मैम साइमा अशरफ साहिबा, आप इस पूरे सेशन में हमारे साथ मौजूद थी। बहुत इंसाइटफुल आपने बातें शेयर की फ्रीलांसिंग के हवाले से, और आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग है हम सबके लिए। पर्सनली मैंने जब वो पूरी स्टोरी पढ़ी भी आपके बारे में, आपके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे, तो आई वाज़ सो ग्लैड कि हम ये इस सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आज इस सेशन में ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद थे, और उन सब का भी बहुत शुक्रिया जो बाद में इस सेशन को हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे फेसबुक पेज पे देखेंगे। थैंक यू सो मच। शाहरुख टेक्नोलॉजीज के प्लेटफॉर्म से अपनी होस्ट अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।